अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, इलेक्शन के सीज़न में अब थोड़ी ही देर रह गई है। इलेक्शन कैंपेनिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शंस के सिलसिले में टिकटों के लिए दरख्वास्तें अब तलब कर ली हैं, फीस भी अनाउंस कर दी है और आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन की गहमा गहमी अब अपने उरूज पे पहुंचने जा रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ सियासी जोड़ तोड़ क्या होगा, इंतखाबी दंगल किस तरह सजेगा, कौन किसका इत्तेहादी बनेगा, इलेक्शन के बाद सीट्स किस तरह बनेगी, पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असेंबली के अंदर किसके पास क्या मेजॉरिटी आएगी, सब अपनी गेस गेम के अंदर लगे हुए हैं, तुक्के भी लग रहे हैं। लेकिन आज एक सीनियर तजियाकार सुहेल वड़ैच साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा और उन्होंने कहा कि लगता इस तरह ही है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो सबसे ज़्यादा सबकत हासिल करने में कामयाब हो जाएगी और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहने के इम्कानात हैं और जो जमात सबसे ज़्यादा सीटें लेगी वज़ीर आज़म उसका होगा, जबकि दूसरे नंबर के ऊपर जो भी जमात आएगी सदर उसका बनेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में इस वक्त दूरियां तो हैं, लेकिन इनकी दूरियों को दूर करने की भी भरपूर कोशिश की जा रही है। अगर तो ऐसी ही सूरत हाल है तो आगे का जो सियासी मंजरनामा है वो किस तरह बनने जा रहा है, इसी के ऊपर आज मजीद बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अताउल्लाह तारड़ साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा और उनकी तर्जुमान डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार अतर काजमी साहब। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। तारड़ साहब, सुहेल वड़ैच साहब का बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक कॉलम सामने आया है और उसमें वो ये कहते हैं कि जनाब अगले इलेक्शन में कप्तान आउट होंगे, मुस्लिम लीग नून जो है वो तकरीबन 70 से 80 सीटें लेने में कामयाब होगी और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आएगी और आप दोनों का, पीपल्स पार्टी का और नून लीग का इत्तेहाद बनेगा और उसके बाद जो है वो अगली हुकूमत जो है इस तरह कायम होगी। तो ये तो लग रहा है कि गेम पहले से ही तैयार है, इसमें तो फिर ना आप लोगों को और कोई सियासी इत्तेहाद करने की जरूरत पड़ेगी। वही फॉर्मूला जो इससे पहले 1.5 साल हुकूमत जो आप लोगों की रही 16 माह की, कहानी उसी तरफ ही जा रही है। आप तस्दीक करेंगे कि बात उसी तरफ बढ़ रही है? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए, मैं तो डे वन से ये कह रहा हूँ कि ऑन ग्राउंड जो पोजीशन है, मैं आपको अपने हल्के का बताऊं जहां से मेरा भाई पिछली दफा कामयाब हुआ था 18,000 वोटों की लीड से, वहां पे हमारा मुकाबला कोई नहीं है। जो हमारे मुखालफीन थे जिन्होंने रावली कैंट पर हमला किया वो ऑब्वियसली केसेस में मतलूब हैं। बहुत सारी जगहों पे उम्मीदवार पार्टियां छोड़ के या वो नून में आ गए हैं, पीपल्स पार्टी में चले गए हैं या ज्यादातर आईपीपी में गए हैं। तो इसलिए तहरीक इंसाफ तो फील्ड में कहीं नजर नहीं आती। जितनी तेजी से ये जमात बनाई गई थी उतनी तेजी से वो टूटी है। और हमें जो लाहौर का जलसा हुआ मीनार पाकिस्तान पर, जिस पर ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला, एक शानदार और कामयाब जलसा था और हमें ताना दिया जाता था कि जी मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड कभी नहीं भरा, तो हमने उसको ओवरफ्लो करके दिखाया। तो साइन सारे पॉजिटिव हैं और हमने इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर दिया है। हम तो उम्मीद करेंगे और उम्मीद रखेंगे कि इंशाल्लाह ताला हमें सिंपल मेजॉरिटी मिले। 136 सीटें जीतने वाले को सिंपल मेजॉरिटी मिलती है कौमी असेंबली में। हमारी उम्मीद भी है, दुआ भी है, ख्वाहिश भी है। मगर अगर कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ी, ऑब्वियसली अगर नौबत आई, जिसकी नौबत मुझे नहीं लगता आएगी, आई तो जरूर बनाएंगे। और मैं बड़ा परहेज हमने किया कि पीपल्स पार्टी के साथ जो मड स्लिंगिंग उन्होंने शुरू की है, हम उसका जवाब नहीं दे रहे, हम उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ भी अपने अच्छे टर्म्स रखें। अभी हम एक कोलिशन से निकले हैं और निकलते साथ ही गुत्थम गुत्था हो जाए, ये बात मुनासिब भी नहीं है। तो हमारी पार्टी मीटिंग भी हो चुकी, मियां नवाज शरीफ साहब ने चेयर की, मैं भी इसमें शरीक था। तो ये बड़े बड़े फैसले किए गए हैं। जनरल काउंसिल का इजलास बुलाया है सैटरडे को। तो ये तारड़ साहब, एक सवाल करना चाहूंगा कि ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, अलीम खान साहब के साथ बड़ा अच्छा आप लोगों का रिलेशनशिप रहा है। अलीम खान साहब लंदन में जाके मियां साहब से मिलते रहे। ओन चौधरी ने मियां साहब को रिसीव किया एयरपोर्ट के ऊपर, वो और बात है, बाद में उनको शोकॉज नोटिस जारी हो गया। जहांगीर तरीन साहब का कहते हैं हेलीकॉप्टर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। इनमें से कई लोग इनकी पार्टी के अंदर जो है उन्होंने हमजा शहबाज को वोट भी दिया था। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पास अच्छे प्रिंसिपल लोग मौजूद हैं। और देखिए, मैं इंतखाबी इत्तेहाद का कहना बहुत कबल अज़ वक्त है, मगर कुछ सीटों पे मुझे लगता है कि इनके साथ अग्रीमेंट हो सकता है और वो फिंगर टिप पे सीटें गिनी जा सकती हैं। अच्छा। झंग में फैसल पाना है, जो हमारे उम्मीदवार थे वो आईपीपी में हैं, वहां पे ये बात हो सकती है। साहिवाल में नुमान लंगड़ियाल हैं, हमारे उम्मीदवार थे बाय इलेक्शंस के अंदर, वहां पे ये बात हो सकती है। तो काफी सारी सीटें हैं जहां पे बातचीत हो सकती है, जहां पे मुश्तरका उम्मीदवार फील्ड किया जा सकता है। ये खारिज इम्कान नहीं है, मगर कोई इंतखाबी इत्तेहाद मुझे नजर नहीं आता।
आईपीपी के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं और हम चाहेंगे कि अच्छे रहें। एक उभरती हुई अच्छी पार्टी है। इन्होंने भी हाल ही में खानेवाल के अंदर एक जलसा भी किया और एक अच्छा जलसा किया। मैं डॉक्टर साहब को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ऐसी पॉलिटिकल फोर्सेस की ज़रूरत है जो इंडिपेंडेंटली फॉर्म हुई हो। और मैं ये भी परसेप्शन क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग दोष देते हैं। अब जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब ने खान साहब के साथ वफा में कोई कमी नहीं छोड़ी और खान साहब ने जब उन पर मुकदमात कायम किए और पार्टी से उनको बेदखल किया तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। और मैं समझता हूँ ये हर शख्स का राइट है। तो वी विश देम ऑल द बेस्ट और हमारी कोशिश होगी कि हमांगी के साथ एक नेशनल पॉलिटिक्स का जो स्पेक्ट्रम है उस पर हमांगी के साथ और खुश असलूबी के साथ एक दूसरे के साथ चला जाए और अकदार का ख्याल किया जाए। आज आप देख लेना, आज ये जो तरीके इंसाफ है क्या हाल हो रहा है कि वो एक ऑडियो अभी आई है, वो एक मेजर आदिल राजा है, वो और उसकी बीवी क्या बात कर रहे हैं। ये उनको पीर मानते थे ये सारे, जब वो आर्मी के खिलाफ बातें करते थे, जब कहते थे जर्नैल बगावत कर रहे हैं। और आज जब उन्होंने बुशरा साहिबा के बारे में बात की है तो आप देखें आज वही पीटीआई उनके खिलाफ हुई हुई है। इनकी बड़ी डर्टी पॉलिटिक्स है, हम इसमें पढ़ना ही नहीं चाहते। ठीक है, फिरदौस आशिक अवान साहबा, ये आपने ठंडी हवाओं के झोंके देखे जो तारड़ साहब की तरफ से आपकी जानिब आ रहे थे, लेकिन आपकी पार्टी के हवाले से हमने सुना है कि आपकी पार्टी के अपने अंदर जो है कई लोग नून लीग के साथ किसी किस्म का इत्तेहाद सीट एडजस्टमेंट करने के हक में नहीं है, बल्कि हाशिम डोगर साहब ने तो यहां तक कह दिया कि अगर आप लोगों ने नून लीग के साथ किसी किस्म की भी सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद करने की कोशिश की तो वो आईपीपी छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। देखें, अताउल्लाह तारड़ साहब का जो जितना भी ये रहा है उस वक्त तक नैरेटिव, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि वो एक पॉलिटिकल वर्कर होते हुए, पॉलिटिकल सेंस को प्रिवेल करते हुए इस वक्त की मुल्क की जो फ़ज़ा है वो तसादम की बजाय मफामत की सियासत की वो बात कर रहे हैं। यहाँ तक तो हम मेरी क़यादत जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब, हम इस बात पे कन्विंस्ड हैं और हमारा कंसेंसस है कि इस माशरे को जो पोलराइजेशन का शिकार हुआ है और इंतशार, अफरा तफरी, गैर यकीनी सूरत हाल में जो खींचातानी की सियासत ने नुकसान पहुँचाया है, उससे निकल के अपने अपने मोर्चे पे खड़े होके अपने बयानिए पे अपने निशान के साथ हम अपना मंशूर लेके अवाम में जाएं, लेकिन शख्सियात को टारगेट करने की बजाय हम उनकी पॉलिसीज को और उनके कंडक्ट को टारगेट करें। अब बात यह है कि जो परसेप्शन बिल्ड की गई तारड़ साहब की तरफ से कि भाई हम किसी जगह पे इनके साथ सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद के लिए ख्वाहिशमंद है, ये बात समझने की और सोचने की ज़रूरत है कि 2018 में दो जमातों के या पीडीएम की अक्सरियत वो जमातें जो सिस्टम के अंदर बेनिफिशरी रहीं या मुख्तलिफ अदवार में हुकूमतों में रहीं और वो डिलीवर ना कर सकें और एक पाकिस्तान को बदलने का, रिफॉर्म्स का, अवाम को मुश्किलात से निकालने का और एक ओवरऑल डिफरेंट पाकिस्तान का जो नारा इमरान खान साहब ने लगाया, कौम ने इस मरूसी सियासत, बारियां लगाने वाली सियासत और नस्ल दर नस्ल गुलामी की सियासत को मुस्तरद करके एक आम पाकिस्तानी, एक आम आदमी की जो ख्वाहिश और आवाज़ थी उस पे लब्बैक कहते हुए पीटीआई को वोट दिया। और वो उन दोनों जमातों, जो बड़ी जमातों का जिक्र हुआ और ओवरऑल हर उस जमात के खिलाफ वो तिबले जंग था जिन्होंने इस पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को जकड़ा हुआ था। अब देखना यह है कि पीटीआई जो अपने मैनिफेस्टो से हट के अपना मोर्चा बदल के सियासी मोर्चे की बजाय उसने जो अस्करी मोर्चे थे उन पे बम्बारमेंट शुरू की और एक सियासी जमात की बजाय एक ऐसी तंजीम का रूप धार लिया जो टीटीपी की शक्ल में जीएचक्यू पे चढ़ दौड़े, क्योंकि ये उनका एक रोल रहा, सियासी जमात का काम नहीं था। तो पीटीआई का वो वोटर और वो सपोर्टर जो है, जो इन जमातों का सताया हुआ है, विक्टिम है हमारे समेत, वो कैसे पीएमएलएन के साथ चल के उसको वोट देगा? और कैसे वो उसी आपको पता है कि देहात के अंदर तारड़ साहब को भी पता है कि धड़े बंदे की सियासत होती है, बरादरी की सियासत नहीं। तो डॉक्टर साहब ये ना कर दें और एक धड़ा जो है इनके साथ बैठा होगा तो प्रो नवाज शरीफ वोट जो है वो नवाज शरीफ की तरफ देख सकता है, एंटी नवाज शरीफ वोट नहीं तो फिर ना कर दें, सूरत भी नवाज शरीफ की तरफ ना कर दें। डॉक्टर साहब ना है आपकी तरफ से ना है पाकिस्तान।
हमारा ये है कि एंटी नवाज शरीफ जो वोटर है उसकी सरपरस्ती इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी करेगी। ठीक है। और इंशाल्लाह वो तमाम सिस्टम के अंदर जो गैप्स थे जिसकी वजह से पीटीआई वजूद में आई और वो डिलीवर ना कर सकी, वो खोखले नारे जो थे और वो ख्वाब जो थे, उनको तबीर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी देगी। और हमारा जो रवायती हरीफ है, सियासी हरीफ और सियासी मैदान के अंदर हमारी पंजा आजमाई नून लीग के साथ ही होनी है। कोई हमारा कोलिशन या सीट एडजस्टमेंट ये तो कहानी किसी और तरफ चली गई। हम इलेक्शन हारे या इलेक्शन जीते, हम अपनी ग्राउंड में खेलेंगे, हम अपनी ग्राउंड में अपने जोरे बाजू पे खेलेंगे। हम बैसाखियों पे और किसी के सहारे पे वो सियासी चूरन लेके या सियासी मंजन लेके अवाम में कतल नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके हिस्से का बैगेज हम अपने कंधों पे नहीं उठाएंगे। अच्छा, मैं इजाजत दे, मुझे इजाजत दे, उसका अल्टीमेटली जवाब इन्होंने देना है। हम क्यों दें अपने जलसों में जाके? तारड़ साहब 0 मीटर है, तारड़ साहब जमात नहीं है, इनके हिस्से की बोरियां अपने कंधों पे क्यों उठाएं? बिल्कुल ठीक है कि कैसे उठाएं। मैं तारड़ साहब, वो आए, गेंद की और आउट, ये क्या हुआ तारड़ साहब? देखिए, मैं अब शॉर्ट टर्म तो ये बात ठीक करनी है। ऑब्वियसली इनको सूट करता है कि इलेक्शन में एक ऐसा बयानिया लेके जाएं जहां से इनको ज्यादा वोट मिल सकें। और ये प्रो नवाज शरीफ वोट तो इनको पढ़ना नहीं है ना। हमारा एक वोट बैंक है इस मुल्क के अंदर, ठीक, जो करोड़ों के अंदर है, और वो वोट बैंक इंटैक्ट रहा है, उसमें कमी वाकई नहीं हुई। बाकी जमातों का भी अपना वोट बैंक है। अब ये नौमौलूद एक जमात है जिसने अपना वोट बैंक नए सिरे से बनाना है। इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा। फिरदौस आपा का अपना वोट बैंक अच्छा खासा सियालकोट में मौजूद है। मैं जनरली एक पार्टी की बात कर रहा हूं कि पार्टी को वोट बैंक तो बनाना है। हाँ। अब उनको पता है कि प्रो नवाज शरीफ वोट तो नवाज शरीफ के उम्मीदवारों को पड़ेगा। ठीक है, हम अब एंटी नवाज शरीफ वोट पे कैपिटलाइज करें और इस पोजीशन में आए कि कल को अगर कोई हुकूमत बनती है तो हम उसका हिस्सा बन जाए। ये जरूर हो सकता है। ये आज से 4 महीने बाद हम बैठे होंगे और इस बात पे गुफ्तगू कर रहे होंगे। तो मैं तो इस पे यही कह सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं इस पे कमेंट फिलहाल नहीं करना चाहता। बहुत कम वक्त होगा। चले, अतर काज़मी साहब, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं सर आप? नून लीग और एंटी नून लीग वोट आपस में डिवाइड हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए, सारा फैसला हो गया। सुहेल वड़ाइद साहब का मैं पूरा कॉलम, पता नहीं आज आपने पढ़ा कि नहीं सर, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ही नहीं। एंटी PMLN या एंटी नवाज शरीफ वोट तो पीटीआई को जाना था सर। तो ये पीटीआई किधर गई इस पूरे इक्वेशन में? देखिए, पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली जमातों के अपने अपना वोट बैंक होगा। और जिस तरह यहाँ पे भी बात हुई कि हमने इसका एंटी मिलेगा या उसका प्रो वोट मिलेगा। अब तारड़ साहब भी मेरे भाई हैं, लेकिन मेरा वोट जो है, मैं अभी क्लियर कर दूं, वो मेरी बहन फरदौस आशिक अवान साहिबा के लिए होगा, वो जिधर भी हो। ठीक है, तो ये तो मैं क्लियर कर दूं। दूसरी बात इसमें ये मुकर्रर काज़मी साहब, मुकर्रर एक दफा बात ये दोबारा करें जरा। नहीं, वो फिर तारड़ साहब नाराज हो जाएंगे। नहीं, आप करें सर, कुछ नहीं होता, बोल के लब आजाद हैं। आप बोलें फिर बोलें। के बाद नहीं, मैंने बता दिया ना जी। आप 2 चॉइसेस अगर सामने होंगी तो तारड़ साहब से माजरत के साथ भाई हैं, वोट मेरा फरदौस आशिक अवान साहिबा के लिए होगा। ठीक है, इसलिए कि वो हमारे वो तारड़ साहब कह रहे हैं मेरा वोट भी उधर ही होगा। हाँ, देख ले। चले, ये तो लड़ाई खत्म हो गई सारी। हाँ। अच्छा, बंद करो जी प्रोग्राम, बंद करो, कैमरे उठिए इधर। दूसरी बात ये है कि अब ये एंटी पीपल्स पार्टी या एंटी PMLN वोट किस तरह लिया जाएगा? देखिए, ओन चौधरी साहब, लंगड़ियाल साहब आखिरी दिन तक इंतहाई जिम्मेदारी से उसी काबीना का हिस्सा थे जिसके तारड़ साहब हिस्सा थे, जिसके सरबराह जो है शहबाज शरीफ साहब थे। और वो शहबाज शरीफ साहब जिनको बिलावल कहते थे कि ये PMLN से पीपल्स पार्टी के ज्यादा वजीर आज़म, तो वो साथ थे। इसी तरह फिर अगर कोई अपना बयानिया बनाने की कोशिश की तो वो जो हेलीकॉप्टर उड़ा, जिस हेलीकॉप्टर में मियां साहब भी बैठे और फिर जहांगीर तरीन साहब भी बैठे, उस हेलीकॉप्टर के पर उड़ने से जो हवा चली उसमें वो बयानिया उसी तरह उड़ा जिस तरह वो शॉपर नहीं उड़े होते जब कोई आंधी आती है। तो वो मेरे ख्याल में वो बन नहीं पाए। अब जहां तक ये ताल्लुक है कि पीटीआई किधर मैटर करती है, देखिए इस वक्त पाकिस्तान की एक तारीख है और उसको हमें बिल्कुल सामने रखना चाहिए। अगर आप 2018 में चले जाएं तो क्या हर सहाफी ये नहीं सुन रहा था कि जनाब हुकूमत पीटीआई की आनी है? हर कोई ये कहता था कि पीटीआई की हुकूमत आएगी, जो भी जनाब उनकी कबूलियत बढ़ी है। तो इस दफा हर जगह पे से हम ये सुन रहे हैं
कि जनाब वो हुकूमत आएगी नून लीग की और वो एक इत्तेहादी हुकूमत होगी जिसमें इस्तेकाम पाकिस्तान का किरदार भी होगा, पीपल्स पार्टी का किरदार भी होगा। बातें तो ये हो रही हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि असल बहरान जो इस मुल्क में शुरू होगा वो इंतखाबात के बाद होगा। क्या उस बहरानी कैफियत के अंदर हम हुकूमत चला सकेंगे? क्या मुल्क का बहरान खत्म हो किस जाएगा? तरह इसलिए कि इलेक्शन अतर भाई किस तरह ये इंतशार आएगा, आप किस तरह जरा इसको एक्सप्लेन करें। जी, वो इस तरह आएगा कि यहाँ पे हम 4 बंदे बैठे हुए हैं और मैं आप तीनों को कहूं कि नहीं आपकी तो बस आपका जो मर्जी है मैंने ही करना जो मैंने करना है, तो फिर आप लोग मुझे तो नहीं चलने देंगे ना। तो इसी तरह जब अवाम का एक बड़ा तबका आप उस सिस्टम से आउट कर देंगे, कहेंगे कि उनके वोट मैटर नहीं करता, हम अपनी मर्जी से हुकूमत बना लेंगे, तो फिर मुल्क में इस्तेकाम नहीं आएगा। हमने 16 माह के दौरान देखा, उससे पहले भी देखा। तो जरूरी है कि अगर हमने मुल्क में इस्तेकाम लाना है तो जहां पे नई इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है वहां पे ये भी हमें देखना पड़ेगा क्या हम अवाम का जो बड़ा हिस्सा है नहीं उसको तो पार्टिसिपेशन अतर भाई दे ये रहे हैं, दोनों उसको जमातें फेयर। ये दोनों जमातें जो हमारे साथ प्रोग्राम में बैठी हुई हैं, ये अवाम के वोट से नहीं आएंगी आपके ख्याल में? जी बिल्कुल अवाम के वोट से आएंगी, लेकिन जिस जमात को आउट किया हुआ है उसके पास भी तो अवाम का बड़ा वोट है ना। ठीक है। अब इन दोनों जमातों को हम आउट कर दें, हम नून लीग को आउट कर दें, पीपल्स पार्टी को आउट कर दें, आईपीपी को आउट कर दें और पीटीआई की हुकूमत बना दें, तो क्या इस्तेकाम आएगा? तो पहले नहीं इस आया तरह था तो नहीं आएगा ना। अतर भाई, 2002 में नहीं आया था? 2002 के 2018 2002 जब नून लीग को हाँ और 2002 और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को आउट कर दिया गया था और काफ लीग बनी थी, तो उस वक्त क्या नहीं इस्तेकाम आया था? किसी ने क्या किया उस वक्त? नहीं, फिर तो चीजें बहुत खुल के सामने आ गई थी ना। तो अब वो अभी दौर क्या हो तो रहा नहीं है? है, 2002 तो नहीं है ना। अच्छा। यहाँ पे एक फौजी कोई दौर है, ये फौजी हुकूमत है। वहां हाँ पैट्रियट भी बन गई, काफ लीग भी बन गई, ठीक है। लेकिन उस वक्त तो देखे ना फिर खुल के सब कुछ करना पड़ा। तो यहाँ पे अगर ये लोग कह रहे हैं कि हमने सियासी निजाम चलाना है और जमहूरी निजाम चलाना है, तो फिर फैसला करना पड़ेगा कि हर किसी को ये तासुर मिलना चाहिए कि वो एलिजिबल है और वो अगर आके अपना सियासी मैदान में किरदार अदा करना चाहता है तो उसको इजाजत होनी चाहिए। तारड़ साहब आपस में बह के सारे तुसी वोट वंड वडा ले, एंटी नून लीग तो प्रो नून लीग, तो वो काजमी साहब कहते हैं कि भाई वो जो एक जमात है जिसके बारे में आप लोग जिक्र ही नहीं कर रहे, और जब आप उनकी नुमाइंदगी सही तरह नहीं करवाएंगे और उनका हक नहीं उन्हें मिलेगा, इंतशार तो फिर इलेक्शन के बाद शुरू होगा। तारड़ साहब देखिए, बात यह है कि वो जमात कोई इर्तका के नतीजे में बनी, क्या किसी नजरियाती बुनियादों पे बनी, क्या उस जमात को कोई प्रोसेस से गुजार के जो है वो लोगों ने उसकी सपोर्ट की? 2018 में पूरा एक सिस्टम जो है वो हरकत में आया। बदतरीन धांधली प्री पोल रिगिंग, ड्यूरिंग पोल रिगिंग और पोस्ट पोल रिगिंग के नतीजे में इतना बुरा हाल था कि जनूबी पंजाब महाज बन चुका था, हमारे लोग काफी वो तोड़ चुके हुए थे, हमारी क़यादत को सुनाई हो गई हुई थी। उसके बावजूद पंजाब में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, हमारा वोट बैंक इंटैक्ट था। फिर वो 30 जो आजाद उम्मीदवार थे उनको किसी को जहाज में बिठाया, किसी को पटका पहनाया, पंजाब में उन्होंने हुकूमत बनाई। फेडरल गवर्नमेंट भी MQM के बगैर, बाप के बगैर, बुख्ती साहब के बगैर, अख्तर मेंगल साहब के बगैर इनकी बनती नहीं थी। तो जब पूरा सिस्टम हरकत में ला के एक ऐसी सियासी जमात बनाई जिसने बाद में इंतशार फैलाया, TTP से बदतरीन उन्होंने जो है वो कार्रवाइयां की। तारड़ साहब यही इल्जामात अब आपके ऊपर लगते हैं सर, यही इल्जामात। ये मैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा का एक बयान सुन रहा था, इन्होंने कहा जी नून को पुरसुकून लीग बनाने में अदलिया का किरदार है, उनका ये बयान डॉक्टर साहब ने दिया आपके बारे में। बात ये है कि अदलिया ने जो हमारे साथ हशर किया और सलूक किया, साकिब निसार साहब की अदलिया ने, हाँ। और जो फैसले दिए, बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला सिर्फ एक लाडले को लाने के लिए, वो रॉन्ग कभी तो राइट होना था, वो नाइंसाफी और वो जुल्म और बर्बरियत ने कभी तो खत्म होना था। हमने अपीलें की भी थी, ये तो नहीं हो सकता ना झूठ पे मबनी एक केस बना तो उसकी अपील डिसाइड ही ना हो। वो इंसाफ कभी ना कभी मिलना था। जिस सियासी जमात की आप बात कर रहे हैं वो एक शिद्दत पसंद जमात बन चुकी थी, 9 मई के हमले कर चुकी थी। साइफर हमने तो नहीं लहराया, तुषा खाना की घड़ियां ब्लैक मार्केट में हमने तो नहीं बेची। जितने करतूत हैं अपने किए हुए हैं। और जब लोटों को हवाले से ये बात करते थे, खान साहब खुद पूरी जमात दूसरे लोगों से बनाई हुई थी, दूसरी जमात के लोगों से, और फिर लोगों को गालम गलौज करते थे, लोगों के बारे में लोटा कहते थे, लोगों को बुरा भला कहते थे। अब बात यह है कि आपने अब इतने जुर्म किए, आपके लोग अब भुगत रहे हैं, अब इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। हम तो इस फील्ड में मौजूद हैं, इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं, आईपीपी तैयार है, पीपल्स पार्टी तैयार है,
इनकी जमात के लिए जो मुश्किलात हैं वो ना हमने खड़ी की है ना एस्टेब्लिशमेंट ने खड़ी की ये है। हेलीकॉप्टर का जरा खड़ी- जवाब दे दीजिए। जहांगीर तरीन साहब का हेलीकॉप्टर मियां साहब के लिए भेजा गया था सर, उसका नहीं, जरा जवाब दे ये दीजिए। मेरी अर्ज सुन लें। एक कंपनी है प्रिंसली जेट्स, जी बिल्कुल है। मेरे पास इनवॉइस मौजूद है। हम्म। जहांगीर तरीन साहब भी वो हेलीकॉप्टर ओन नहीं करते, उसी कंपनी से लेते हैं। वो कंपनी किसकी है? हमने बकायदा प्रिंसली जेट से, वो किसकी है? प्रिंसली जेट एक चार्टर कंपनी है किसकी है वो जी कंपनी? पाकिस्तान में प्रिंसली जेट से एक चार्टर की कंपनी है नहीं जो मैं, जहाज भी रेंट पे देती है। मैं पूछ मुझे रहा हूँ भी सर, पता प्रिंसली किसकी जेट्स किसकी है? वो किसकी कंपनी है? जहांगीर तरीन साहब ओन नहीं करते उसको। अच्छा। एक कंग्लोमरेट है, 3-4 उसके ओनर्स हैं। हमने पैसे दे के, बिल पे करके प्रिंसली जेट से एक हेलीकॉप्टर हायर किया। कल आपने भी हायर करना होगा तो आप देखेंगे कि जी कौन कौन हेलीकॉप्टर रेंट पे देता है। अच्छा तो आप गूगल भी करेंगे तो प्रिंसली जेट मंसूर आ साहब, मैं जाएगी। एक चीज पूछना चाहूंगा। काजमी साहब पूछें, आपका भाई, आप भाई हैं, आप पूछें जी, ये अगर मैं वो हेलीकॉप्टर लूं तो वो कंपनी साथ जो है ओन चौधरी साहब को भी देगी, उनको भी भेजेगी, अगर वो किराए पे लेना हो या किसी और ने? तो मेरा भाई है, वो मेरे साथ काबीना में रहा है, उनकी पार्टी का मेंबर है। एयरपोर्ट पे जाना उसकी एक जाती ख्वाहिश थी, वो चाहे पार्टी ने उसे ना कहा हो, वो एयरपोर्ट पहुंच गया। अब एयरपोर्ट पे तो सलमान शहबाज भी मौजूद थे, इसका मतलब है कि हेलीकॉप्टर उनकी मालियत है। अब ये बाय वन गेट वन फ्री तो है नहीं, हेलीकॉप्टर कंपनी से हायर किया गया था। एयरपोर्ट पे लोग अपनी मर्जी के मुताबिक आए थे। ऑन चौधरी पायलट तो नहीं है कि वो हेलीकॉप्टर लेके आया था। बहरहाल ऑन की ख्वाहिश थी ऑन चौधरी को इस बात के ऊपर ये फिरदौस आशिक अवान साहबा ने, जी मैं जानता हूं आप, मैं जानता हूं आप इस पे बात करना चाह रही हैं, मुझे आप ही का, मुझे पता है टॉपिक ही आपका है। एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद इस पे डॉक्टर साहबा खुल के खेलिएगा। मैं जानता हूं शो कॉज नोटिस दे दिया था ऑन चौधरी साहब को, तो डॉक्टर साहबा इसके ऊपर अपना बयान देना चाहेंगी छोटी सी ब्रेक के बाद। प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी हेलीकॉप्टर की। जहांगीर तरीन साहब का क्या वो हेलीकॉप्टर था? तारड़ साहब कहते हैं कि नहीं, ये हमने प्रिंसली जेट्स एक कंपनी है उससे वो हेलीकॉप्टर रेंट के ऊपर लिया था, जो ये तरीन साहब का नहीं था। और ऑन चौधरी साहब के बारे में भी उन्होंने कहा कि मेरे भाइयों की तरह कैबिनेट में मेरे साथ रहे हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा, आपने एक शो कॉज नोटिस दिया था ऑन चौधरी साहब को, तो क्या बना उस शो कॉज नोटिस का? उसका तो कुछ बताइए। देखिए, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, अतर साहब का मैं शुक्रिया अदा करती हूं और ताड़र साहब को मैं ये कहना चाहती हूं कि जुमे वाले दिन इनके होम ग्राउंड में हाफिजाबाद में कोलू ताड़र शैलर ग्राउंड जो है उसमें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो जलसा करने जा रही है। अच्छा। और इनकी होम ग्राउंड में हम जाके थोड़ा सा पिच को चेक करने जा रहे हैं। अच्छा। और अगर पिच हमवार हुई और इंशाल्लाह फिर आप देखेंगे कि वहाँ जहानिया की तरह वहाँ पे भी हम खिड़की तोड़ रश के साथ अपना बयानिया और मंशूर जो है जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में और अलीम खान साहब की सदारत में अवाम के सामने पेश करेंगे। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात जो मेरे बहुत ही इम्पॉर्टेंट और प्यारे भाई जो हैं वो अतर साहब, उन्होंने पीटीआई को सियासी जमात कहा। देखिए, इस हकीकत से उन्हें अब आगाही हो जानी चाहिए कि जो सियासी जमातें होती हैं उनकी सियासी साख, उनकी सियासी वज़ादारी, उनका सियासी रख रखाव और उनकी सियासी रवायात के साथ जुड़ा एक नेटवर्क होता है जो पब्लिक के अंदर ग्रास रूट लेवल पे एग्जिस्ट करता है। ये जो फ़ैन क्लब होता है वो सेलिब्रिटीज़ का होता है, और वो फ़ैन क्लब जो था वो सिर्फ फॉलो कर रहा होता है उस अपने हीरो को जो ग्राउंड पे उसको कोई लेना देना नहीं होता उस फ़ैन क्लब को कि उसका कंडक्ट क्या है, उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, उसकी सर्विसेज क्या है, या वो मेल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है या वो फॉल प्ले खेल रहा है। वो रेड कार्ड दिखा के उसको ग्राउंड से बाहर निकाल दिया जाता है। तो पीटीआई का जिसका वो जिक्र कर रहे हैं वो सियासी जमात से ज़्यादा अब एक शख्सियत का फ़ैन क्लब बन चुकी है, और वो फ़ैन क्लब जो है उसमें उनकी सपोर्ट एग्जिस्ट करती है, उनकी पॉपुलैरिटी भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन सियासत के अंदर जो इलेक्शन का नताइज और इलेक्शन का प्रोसेस है वो आपका ना सोशल मीडिया पे ट्रेंड बनाने से और ना वहाँ लाइक से और व्यूज़ और उस पोस्ट को शेयर करने से बनता है। वो एक पार्लिमानी जमहूरी तरीका है कि किस तरह वो सपोर्ट
और वो पॉपुलैरिटी वोट में कन्वर्ट हो। डॉक्टर साहब, तो एक सवाल जब तक एक वो सियासी पूछूं, जमात एक जो आपसे है सवाल पूछूं, अपनी उस सपोर्ट को वोट में कन्वर्ट नहीं करती, वो फैन क्लब भी रहेगा, वो सियासी जमात नहीं बन डॉक्टर साहब सकती। एक जरा इंसाफ से वैसे ही आपका तज्जिया चाहूंगा, अगर आज पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंशियल रूल होता और सबने अलग अलग जो है वो लोग खड़े होते, ये पार्लिमानी सिस्टम ना होता और अगर मतलब कोई भी सदर के लिए खड़ा हो सकता और लोग डायरेक्टली वोट करते, पाकिस्तान के अंदर सदर कौन मुंतखब होता आपके ख्याल में? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो है अगर मगर की सियासत तो चल नहीं सकती, ये पाकिस्तान के आइन और कानून की सियासत है। और पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि जो पार्लिमानी सिस्टम है वो राइट जो है वोट का है, वो जमहूरियत में जमहूर का है, और जमहूर जो है उसको वोट पोलिंग स्टेशन तक लाना और उस पोलिंग बूथ तक पहुंचाना जो है वो वहाँ की लीडरशिप और कारकुन और वो जमात अदा करती है वो रोल। वो जमात जो इसने अभी जो है वो फुलचड़ी चली, बाकायदा वो नहीं चला प्रॉपर जो कहते हैं हवाई, तो उसने दौड़े लगा दी और वो वहाँ पे ग्राउंड में वो जमात मौजूद ही नहीं है। और इतनी गैर सियासी सोच जो है आज तक हमने नहीं देखी। सियासत के अंदर आप पे FIRs भी होती हैं, आपकी गिरफ्तारियां भी होती हैं, आपके ऊपर मुकदमे भी बनते हैं। तो ये कौन सी सियासी जमात है कि जो इतनी खौफजदा है कि वो कहीं छुप के सोशल मीडिया के जरिए मैं सवाल चेंज कर लेता हूँ, मैं सवाल डॉक्टर साहब मैं चेंज कर लेता हूँ, मैं सवाल चेंज कर लेता हूँ, नहीं है, मैं सवाल चेंज कर लेता हूँ ना, मैं चेंज कर लेता हूँ। पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर इस वक्त कौन है? चलिए इसका जवाब दे दें। देखिए, मकबूलियत को तय करने का पैमाना जो है वो डिफरेंट है ना। हाँ। आपका जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है वो कहेंगे जो सोशल मीडिया पे मकबूल है उसको मकबूल लीडर कहेंगे। मैं आपकी राय पूछ रहा हूं, ग्रास रूट लेवल वर्कर्स मैं आपकी राय पूछ रहा हूं, गली मोहल्लों की सियासत वाले, हम ये देखते हैं कि देहात और शहर की सियासत एक जैसी नहीं है। मैं तो आपकी हीरो और आपकी राय पूछ रहा हूं, शहर का हीरो और होता है। आपकी राय क्या है? और आपकी राय, मेरी राय जो है उसको महफूज रहने दें टिल द टाइम के एक फाइनल इलेक्शन का बिगल ना बच जाए। जहांगीर तरीन ही कह दें, मेरी राय को भी महफूज रहने दें। जहांगीर तरीन कह दें कम से कम। मैं जहांगीर तरीन मेरा लीडर है, जाहिर है वो हीरो कम से कम वो उसका 0 वोट कोई नहीं है ना। नहीं, अगर वो चले हम मैं यही देखिए नहीं बनाना मैं चाहते यही तो कह रहा वो हूं, ज़ीरो भी नहीं है। और मैं यही कह रहा हूं कि नीचे अगर पट्टी भी चलनी हो, लेगेसी है और एक पॉलिटिकल विजडम है। मैं कह रहा हूं अगर पट्टी भी चलनी हो तो मैं ये तो चलाऊं ना कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर आज जहांगीर तरीन है। चले ये कह दें जहांगीर तरीन मकबूल लीडर होगा इंशाल्लाह। आज भी मासिस का वो इसलिए लीडर है। देखिए, एक है सियासत, एक है खिदमत। सियासत के अंदर अवामी खिदमत का जो जज्बा और JKT फंड के जरिए अपनी मदद आपके तहत जो काम उन्होंने किए हैं वो हुकूमतों ने नहीं किए हैं। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो बहुत सारे एस्पेक्ट ऐसे हैं जो आपको उस शख्स की कंडक्ट, उसका बिहेवियर, उसकी लेगेसी, मैं अतर भाई से ये सवाल बनाती है। मैं आपने सवाल किया था ना जहां उनका ओन चौधरी का, देखिए ओन चौधरी को जो शोकाज हुआ, हम ये समझते हैं और ये 100% कंसेंसस राय है कि ओन चौधरी का ये एक जाती फेल जो है उसने पार्टी के बयानिए को डैमेज किया। क्योंकि कोई भी शख्स उसकी किसी भी सियासी जमात के लीडर के साथ जितनी मर्जी ताल्लुकदारी हो, हमसायगी हो, मॉडल टाउन के रहायशी होते हुए एक दूसरे के साथ रख रखाव का रिश्ता हो, तो पब्लिकली उनका IPP के ऑफिस बेरर के तौर पे वहाँ जाना, उनको रिसीव करना, ये पार्टी के लिए एक इंतहाई नुकसानदेह अमल था। तो सजा और इसी को पार्टी ने फील करते हुए उन्हें शोकाज दिया। उन्होंने अपनी वजाहत दी, वहाँ डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई गई है, 5 लोगों पे मुश्तमिल वो डिसिप्लिनरी कमेटी है, वो तय करेगी कि उन्होंने उनकी इस वजाहत को कबूल करना या नहीं करना। ठीक, अतर काज़मी साहब आगे इजाजत दीजिएगा मुझे। ये इंडिकेट करता है जी, ठीक। अतर काज़मी साहब, ये मैं आपसे चले सर सवाल कर लेता हूँ। मुझे डॉक्टर साहबा ने क्लियर मुझे जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि होंगे, एक दिन होंगे, वो भी सबसे मकबूल होंगे। आपकी नजर में सर इस वक्त सबसे मकबूल तरीन लीडर कौन है पाकिस्तान में? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी से भी आप पूछेंगे, सामने नजर आ रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है कि सबसे मकबूल लीडर जो है वो परवेज खटक साहब है। तो वो स्वीप कर जी वो सबसे मकबूल मुझे तो वही लगते हैं। देखिए, अपनी बात होती है। आप मतलब सीरियसली बात कह रहे हैं? मकबूल
देखिए यार अतर भाई, आज केड़े मूड च आए हो आज? मंसूर के मकबूलियत को जांचने का जमहूरियत में एक पैमाना है ना, वो मकबूलियत को कैसे जांचते हैं आप? जमहूरियत में एक पैमाना है कि किस शख्स के ज्यादा से ज्यादा वोट निकले वो डिक्लेयर्ड है कि वो मकबूल लीडर है। काज़मी साहब, मैं आपको बताऊं कि जिन पोलिंग स्टेशनों पे मैं हारती हूँ, हाँ जी, वहां पे वो लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप हमारे दिलों में बसती है, हम आपके बहुत ज्यादा सपोर्टर हैं। मैं उनको कहती हूँ कि उस मोहब्बत को मैंने क्या करना है जो तुम्हारे दिल में बसती है और वही दफन हो जाए, वो वोट में ट्रांसफॉर्म ना हो। जब तक पोलिंग स्टेशन में आके वो वोट में कन्वर्ट नहीं होती मोहब्बत और मकबूलियत, उसको क्या करना है? काज़मी साहब, मैं काज़मी साहब का जवाब, काज़मी साहब ये क्या कहा है यार आपने? पाश पाश हो जाएगा। काज़मी साहब ये क्या कहा है यार? ये आपने क्या बात की है? ये देखिए, मैं एक आजाद शहरी हूँ, मुझे नजर आ रहा है मैं उस पर कमेंट कर रहा हूँ। अब आपका दिल है कि मैं वो कहूँ जो आप समझते हैं कि वो मकबूल है, तो वो तो मैं नहीं कहूंगा। मेरे दिल में तो कुछ भी नहीं, मैंने तो आपकी राय पूछी। आपने भी जलसा देखा, आप कह दें नवाज शरीफ है, आपका क्या जाता है? वैसे परवेज खटक और नवाज शरीफ के बीच में काफी मुकाबला है, इसी वजह से मैंने कहा था कि उन दोनों में से एक पर मेरे ख्याल में परवेज खटक, वो नेशनल लेवल के लीडर है, स्टेट्समैन है, इतना बड़ा जलसा भी हमने किया है। यार तारड़ साहब, ये देखें ये क्या वक्त आ गया यार कि ये काज़मी साहब से यही बात पहले आप 1 साल पहले पूछते तो उन्होंने सवाल का जवाब भी सही तरह दे रहा था। आप देखें जरा किस किस्म के जवाब दे रहे हैं, कोई बात है करने वाली? कह रहा हूं कि नवाज शरीफ कह दें, पूरी दुनिया को नजर आ रहा है, हर कोई देख रहा है, 3 दफा के वजीर आजम, एटमी धमाके करने वाले, मोटरवे बनाने वाले, अभी इतना बड़ा जलसा करके अपनी मकबूलियत साबित करने वाले लीडर तो वही है। कह दें, क्या जाता है? काज़मी साहब बताएं जी, बोलें यार, खुल के बोलें काज़मी साहब। तारड़ साहब, वो मकबूलियत जो साबित हुई है वो नहीं, मसला ये है कि इशू ये है कि जो सबसे ज्यादा मकबूल है वो अवाम को भी पता है, वो सर्वेज में भी नजर आ रहा है कि वो चेयरमैन तहरीके इंसाफ है। लेकिन जब हमने उनको सियासी जमात इमरान खान नाम है उनका, इमरान खान जी जी बिल्कुल, मैं उन्हीं का जिक्र कर रहा हूँ। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान साहब, वो सबसे मकबूल लीडर, मेरा कप्तान, मैं तो कहता हूं मेरा कप्तान। हाँ जी जी, वो मेरे कप्तान जो है वो सबसे मकबूल तो हो सकते हैं, लेकिन मैं क्यों कहूं जब वो उनको सियासी अमल का हिस्सा ही नहीं बनना देना चाहते, क्या फायदा ऐसी मकबूलियत का? चले मैं इसी पे अतर भाई मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपके ख्याल में उन्हें सियासी अमल का हिस्सा बनना चाहिए? हर सियासतदान को बनना चाहिए, चाहे अगर उसने जुर्म भी किए हो, चाहे वो अगर उसने जुर्म भी किए हो तब भी। देखिए, जुर्म का फैसला तो अदालतें करेंगी ना, अदालत के मुताबिक तो इस वक्त नाअहल है वो। जी, पर देखिए अदालत के मुताबिक तो इस वक्त मियां साहब भी नाअहल हैं। बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल है, मुताबिक नहीं है। और भी बहुत सारे लोगों के जो है वो केसेस हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं, अगर आप कहें कि ये मुल्क का इमरान खान सबसे मकबूल लीडर है, लेकिन उसकी जमात को जलसे की इजाजत नहीं है, कन्वेंशन की इजाजत नहीं है, और जलसे करें परवेज खटक साहब, तो फिर मुझे तो उन्हीं की मकबूलियत नजर आ रही है ना खैबर पख्तूनख्वा। तो वो तो नून लीग भी है सर, वो इससे तारड़ साहब तो फिर सही कह रहे हैं कि आप नून लीग ही बोल देते, नवाज शरीफ ही बोल देते। वो तो मेरी तारड़ साहब के साथ आपको पता है थोड़ा सा शरीका, यानी कि आप परवेज खटक पे मान जाएंगे, आप परवेज खटक को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, नवाज शरीफ नहीं मनना, आप हमें जो मर्जी हो जाए। नहीं, नवाज, देखें इसमें किसी को दो शक नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब एक बड़ी जमात के बड़े लीडर हैं, कोई बंदा ये फैसला नहीं कर सकता कि उनकी सियासत खत्म होगी। उनकी सियासत का फैसला जो है वो अवाम करेगी, और ये मेरा आज का नहीं है, ये मेरा 3 साल से ये मौकिफ है जो मैं टीवी पे बार बार कह चुका हूँ। 5 साल पहले क्या था, 3 साल को तो छोड़े, 5 साल पहले क्या था, जब यहाँ पे लोग एक्चुअली कहते थे कि जनाब शरीफ खानदान की सियासत अब खत्म, ये इनकी दोबारा एंट्री नहीं हो सकती। वो सही हुआ इनके साथ या गलत हुआ? नहीं, बहुत सारी ज्यादतियां होंगी। जहां तक मेरा ताल्लुक है, 5 साल पहले तो मेरा तो वोट ही नहीं बना था, मैं छोटा था। नहीं, तू 14 साल थे, किसी बस करो। पर मैं उस वक्त भी ये मैं उस वक्त भी ये समझता था मंसूर साहब के सियासतदान जो होते हैं उनकी सियासत अगर कोई खत्म कर सकता है तो वो सिर्फ अवाम खत्म कर सकती है। वोट के जरिए उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है या फायदा पहुंचाया जा सकता है। इंतजामी तरीके से ना मियां साहब को लोगों के दिलों से निकाल सकते हैं, ना भुट्टो साहब को निकाल सके, ना परवेज खटक साहब को निकाल सकेंगे, ना ही आप चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब। तारड़ साहब, वैसे ये जिस तरफ इशारा कर रहे हैं अतर साहब, आप लोगों को भी ये फील होता है, क्योंकि एक वक्त में इसी जगह पे आप लोग खड़े हुए थे और आज देख लें वक्त किस तरह पलटा है।
आपको कहीं पे लगता है कि सम इयर्स डाउन द लेन, सम मंथ्स डाउन द लेन ये वाकई कहानी इसी तरह ही टर्न हो सकती है और जो खान साहब ज़ेरे ताब आए हुए हैं इनका भी कम बैक होगा एक दिन? देखिए हमने तो किया कुछ नहीं था ना मंसूर साहब। जितनी सपोर्ट तमाम इदारों ने इमरान नियाजी साहब को दी और फिर इनकी जमात ने कहा वो बाप होता है इदारे का सरबराह, और जो कुछ इन्होंने उसके बाद किया जाती मफाद के लिए, पार्टी के सियासी मफाद के लिए, कौमी सलामती को दाव पे लगाना, साइफर को मजाक समझ के जलसों में लहराना, कोर कमांडर हाउस पे और 9 मई को दिफाई तंसीबात पे हमले करके एक बगावत की कोशिश करना, और उसके बाद तोशाखाना की घड़ियां ब्लैक मार्केट में बेचना, किसी एक सियासी लीडर के जिम्मे इतने बड़े जुर्म इज्तिमाई तौर पे नहीं है। अब इनको तो लॉन्च किया गया था। अच्छा ताड़ साहब, मैं आपसे खुल के पॉइंट ब्लैंक एक सवाल करता हूं, अपने दिल के ऊपर हाथ रख के इस सवाल का जवाब दीजिएगा। आपके ख्याल में वाकई ये पूरा जो अभी आपने एक लिस्ट बताई, उनका ये जुर्म है, उन्होंने ये किया है, उन्होंने वो किया है, आपके ख्याल में पाकिस्तान की सियासत में ऐसा कोई सर्फ एक्सेल नहीं है जो तमाम दाग धो दे? पाकिस्तान में नहीं होता क्या ऐसा? नहीं, देखें, कल को कोई सर्फ एक्सेल आ जाए मैं कुछ कह नहीं सकता, बहुत कम वक्त है, मगर वक्त का धारा है। हम जो बातें करते हैं ये कर्ज होता है, ये उतारना पड़ता है, आज नहीं तो कल। ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है इस मुल्क की। मगर हैविंग सेड दैट, ये देखिए जिस एज ब्रैकेट में हमारे साथ ये किया मियां साहिबान के साथ, सिर्फ एक लाडले को लॉन्च करने के लिए, इक़्तिदार तक पहुंचाने के लिए, जिसने तमाम इदारों की साख खराब कर दी, जिसने तू मैं का कल्चर प्रमोट कर दिया, जिसने घरों में लड़ाई डाल दी, जिसने दोस्तों के दरमियान लड़ाई डाल दी, आज उसने पाकिस्तानी माशरे को तकसीम कर दिया नफरत की बुनियाद पे। उसने हमारी पूरी सोसाइटी के जहनों को जहर आलूद कर दिया अपनी सिर्फ वाह की खातिर। का हाथ ना मिलाओ, चोर है, डाकू है। आज जब इतनी बुरी तरह सोसाइटी को पोलराइज किया है, अपने जराइम की फहरिस्त इतनी लंबी है, खत्म होने को नहीं आती। मैंने अभी आदिल राजा का जिक्र किया, आप उसकी और उसकी बीवी की ऑडियो सुने, जिसको देवता मानते हैं पीटीए वाले, वो पीरनी बुशरा के बारे में क्या कह रहा है। माने अब इस बात को जो वो अपनी बीवी से बात कर रहा है। हद होगी, इतना गंद फैला दिया माशरे के अंदर, एक धेले का काम नहीं किया, IMF का मुआहदा तय नहीं किया, एक सड़क नहीं बनाई, एक बड़ा अस्पताल नहीं बनाया, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। आज KPK की जो हालत है, किसने ये की है? ये ऑल टॉक और जीरो एक्शन जो न्याजी साहब का था, और जो कौमी सलामती को दाव पे लगाया सिर्फ 4 लाइक्स लेने के लिए सोशल मीडिया पे, 4 वाह कराने के लिए, तालियां बजवाने के लिए, इसके जराइम ऐसे हैं कि इसको जिंदगी भर जेल में रहना चाहिए। फिर डॉक्टर फिरदौस आशिकवान साहब, मैं जरा टॉपिक थोड़ा सा चेंज करता हूं। मैं आसिफ अली जरदारी साहब का एक बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा मैं नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनने दूंगा। तो आपकी भी यही सोच है, थोड़ी देर पहले जिसका आप तस्करा कर रही थी, तो आपका नजरियाती जो झुकाव है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं जाता? उनके साथ कोई इत्तेहाद नहीं बनता आपका? आप तो खुद पीपल्स पार्टी में रही। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो या PDM की दीगर जमातें हों जी, देखिए इलेक्शन लड़ना उनका हक है, और अपने सियासत के अंदर जो है वो जो ही इलेक्शन का बिगल बजना है तो उस सियासी अखाड़े में बड़ी बड़ी बढ़ के चलनी है, बड़े बड़े दावे होने हैं, लेकिन असल इख्तियार जो है वो किसको इक़्तिदार हवाले करना है, वो इख्तियार अवाम का है। जो अतर साहब कह रहे थे ना कि भी उनको भी ये मौका मिलना चाहिए, देखिए मौका ज़रूर मिलना चाहिए और मौका मिला, और जितना मौका PTI को मिला उनको ग्राउंड में बाकी कोई मुखालिफ टीम रहने नहीं दी गई थी, सिर्फ एक ग्राउंड के अंदर अकेले उन्होंने खेलना था, और उसके बावजूद पोल भी कोई रोकने वाला नहीं था, फिर भी हम कोई गोल ना कर सके, और कोई भी हम ऐसा इस कौम के ज़ख्मों पे मरहम ना रख सके और उनको मुश्किलात से ना निकाल सके, और जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स थी जिसका हम वादा करके आए थे, आज वो रिफॉर्म्स होती है। आज अगर डॉक्टर साहबा आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें बताती थी, पाकिस्तान के अंदर आप डॉक्टर साहबा हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती थी कि बुज़दार साहब ने कितना काम किया है, पौने घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सुनते थे, आप भी हमें बताती थी कि कितना जबरदस्त काम कर दिया। खाली दुकान पे काफी सौदा बेचा था, मैं इकरार करती हूँ कि दुकान खाली पे मैंने वो सेल्समैनशिप करके एक अच्छी मार्केटिंग की थी और खाली दुकान पे सौदा बेचती रही। अब देखना ये है कि जो बार बार लाडले की बात हो रही है,
देखिए पाकिस्तान की सियासत में लाडला, चहेता, आंखों का तारा, ये वो टर्मिनोलॉजी रही है जिसने इस अवाम के दिन में जो है उनको तारे दिखाए हैं। और ये सियासत के जो नारे हैं अल्टीमेटली इसने पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है उसको स्वाय मायूसियों तो डॉक्टर साहब इजाजत अगर अब क्या पता कि अब आपकी दुकान जो है वो भरी हुई है या खाली है? अब दुकान खाली है कि भरी हुई है, हमें क्या गारंटी है? हम बड़ा इसलिए कि जो वज़ादार और रख रखाव वाले लोग होते हैं वो, मेरे वाला साहब कहते थे कि किसी को वो चीज़ देता है जो उसके पास होती है। ठीक है। और इज्जतदार जो हैं वो दूसरों को इज्जत देते हैं और जिसके घर में भरा होता है वही आगे से दे सकता है, खाली घर वाले कुछ नहीं दे सकते। ठीक है। तो बेसिकली जो लाए गए थे उनके घरों में कुछ नहीं था तो आगे से देना क्या था उन्होंने। जो लास्ट बात मैं ये कहना चाहती हूँ मंसूर, देखिए हम लोग सियासी मोर्चों पे जितना भी एक दूसरे पे अपना सियासी नुक्ता नज़र अलग-अलग से बयान करें, पाकिस्तान के अवाम इस सियासत से थक गए हैं, तंग आ गए हैं। स्पेशली वो नौजवान जो है वो मुतनफ़र है इस सियासत का। सियासत के अंदर अब आपको कुछ नया एक ऐसा इस माशरे के अंदर अपने जो पिलर्स हैं सियासी उनके अंदर भी रिस्ट्रक्चराइजेशन की ज़रूरत है ताकि वो यूथ आइसोलेशन में ना जाए, वो यूथ आपके साथ जल रहे और इस पाकिस्तान और इस सियासी सिस्टम का वो हिस्सा रहे, उनको मुतनफ़र नहीं करना। और वो कैसे हो सकता है कि अब जब हर जमात के अंदर वो नए लोग जो है, यंगस्टर्स जो हैं, वो पढ़े लिखे लोग जो हैं, ये तारड़ साहब आए हैं ना जी, तारड़ साहब आपके साथ हैं यहाँ पे? तारड़ साहब जी, ये तारड़ साहब ने तो अपना, उनकी जमात का क्या है, उनकी जमात में भी जब से कई दहाइयों से वही चेहरे आ रहे हैं और नस्ल दर नस्ल आ रहे हैं, तो इनकी जमात को भी अब नए खून की और नई लीडरशिप की ज़रूरत है। और इसी तरह बाकी जमातों को भी यंगस्टर्स को मौका दें, वो लीड करें और वो दे कैन गिव बेटर रिजल्ट्स रादर दैन हमारे जो वो वैसे डॉक्टर साहब आपसे चूंकि आपने पॉइंट, डॉक्टर साहब एक सवाल, आपकी जमात में वैसे कौन सा ऐसा नौजवान लीडर है, जरा कोई उसका नाम बताइए जिसको आपने चांस दिया हो? देखिए हमारे अभी आपने नाम लिया था ऑन चौधरी का, उससे बड़ा नौजवान कौन है? और नौजवान है वो मेरी उम्र का, खुदा दा वास्ता जे वो मेरा क्लास फेलो है, खुदा दा वास्ता 44 साल उम्र होती है। तुसी बुढ़े किथू हो गए, यू आर आल्सो नौजवान। अबव 60 हम बूढ़ा गिनते हैं, 60 से नीचे नीचे जो भी है वो नौजवान है। तारड़ साहब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब का जो मैंने इस दफा ज़ेन देखा है और वो इजहार भी करते हैं, वो इस दफा यंगस्टर्स को चांस देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कौमी असेंबली में, सूबाई असेंबली में यूथ की अच्छी तादाद मुस्लिम लीग नून को जो है वो रिप्रेजेंट करे। और जब टिकटें मिलेंगी तो आप देखेंगे इंशाल्लाह कि यूथ की रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम लीग नून की तरफ से बहुत अच्छी होगी असेंबलियों के अंदर। तारड़ साहब अगर आप माइंड ना करें, जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, ये जो आखिर में ये सारी बातें आपने की है ना, मुझे कम से कम इस बात का एक इंडिकेशन हुआ है कि इस मरतबा मेरे भाई की सुनी जाएगी, मेरे भाई को भी टिकट मिल जाएगा इस बार। मेरा प्रॉब्लम है कि मैं तो उस कैटेगरी में आता ना, बोलते जो चंद हैं सब ये शर पसंद है, बाकी आप बेहतर जानते हैं। तो मेरे खिलाफ तो जो वो हैं बड़े बड़े लीडर इकट्ठे हो जाते हैं, बट अल्लाह खैर करेगा। तारड़ साहब थैंक यू सो मच। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा बहुत शुक्रिया आपका, अतर काज़मी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, डॉक्टर साहबा ने कहा जी 60 से नीचे जितने भी हैं वो सारे यंगस्टर हैं। मैं अपने आप को यंगस्टर बिल्कुल नहीं मानता, मैं उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ जो 50-60 के भी हो जाए और फिर भी कहे कि जनाब मैं यंगस्टर हूँ। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, हम अब उम्र रसीदा हो चुके हैं। यंगस्टर्स तो वो हैं जो 20-25 साल के हैं या 30 साल से नीचे हैं, वो यंगस्टर्स हैं, वो असल जनरेशन है जिसने पाकिस्तान को लेकर आगे चलना है। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।